गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। राइट। आज हमारा टॉपिक क्या है? सर्वाइकल कैंसर। इसको हम सर्विक्स कैंसर भी कहते हैं। राइट। अब सर्वाइकल वर्ड यहाँ पर दो अलग अलग जगह रहती है बॉडी के अंदर। एक तो रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर्विक्स रहता है, उसके लिए हम सर्वाइकल वर्ड कभी कभी यूज़ करते हैं। राइट। सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर कहते हैं। लेकिन एक सर्वाइकल वर्ड हम नेक के लिए, गर्दन के जो बोन्स रहती हैं, राइट, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहाँ पर भी हम सर्वाइकल वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। राइट। cervical spondylitis is related to the neck, right, and cervical cancer is related to the cervix cancer. ओके। यहाँ पर सर्विक्स कैंसर इसको अपन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। राइट। तो सर्विक्स कैंसर ही समझना है इसको। देखते हैं फर्स्ट इंडेक्स, जिसके अंदर हम इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स। राइट। रिस्क फैक्टर्स के बाद हम क्या क्या देखेंगे? और इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ सर्विक्स कैंसर। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सर्विक्स कैंसर, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन ऑफ सर्विक्स कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ सर्विक्स कैंसर, मैनेजमेंट ऑफ सर्विक्स कैंसर एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सर्विक्स कैंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Cervix cancer is a type of cancer that occurs in the cells of the cervix. cervix की cells के अंदर कैंसर होना cervix cancer कहलाता है। The lower part of the uterus that is connected to the vagina. यूट्रस का जो लोअर पार्ट है, जो वेजाइना से कनेक्टेड रहता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यहाँ पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, ये मोस्ट कॉमनली कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन प्ले अ रोल इन कॉजिंग मोस्ट सर्विक्स कैंसर। मोस्ट ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स जो रहते हैं उसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये बड़े बड़े फैक्टर्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। When exposed to the human papilloma virus, body's immune system typically prevents the virus from doing harm. In small percentage people, however, the virus survival for years, contributing to the process of causes of cervical cell to become cancer cell. बहुत से पीपल्स के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो आया उसको फाइट करने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन कुछ पर्सन्स में क्या हो जाता है कि वो पर्सन अपने सर्विक्स में आए हुए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से फाइट नहीं कर पाते हैं, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लंबे समय तक यदि वहीं पर ग्रोथ करे तो वो नॉर्मल सेल को, नॉर्मल सर्विक्स की सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ेंगे। होमवर्क ये है कि डेफिनेशन कैसे लिखना है। राइट। तो इस क्लास की अटेंडेंस लगवाने के लिए आप सभी को सर्विक्स कैंसर की डेफिनेशन, राइट, डिफाइन द सर्विक्स कैंसर, ये आपको लिख कर, राइट, पूरा लिखना है और लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके। तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। डेफिनेशन क्लास को अच्छे से समझोगे तो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी। सर्विक्स कैंसर क्यों होता है? तो यहाँ पर सीधा सा बता रखा है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्ले अ वेरी वेरी कॉमन फैक्टर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक तरह से बहुत ही कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर है यहाँ पे। दूसरा है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट, लाइफ स्टाइल चॉइसेस, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया और अदर इन्फेक्शन हो गए, एसटीडी हो गए, राइट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, ये सारे इटियोलॉजिकल कॉजेटिव। एक्चुअल कॉज क्या है? जीएनए जीन म्यूटेशन,
इन द DNA ऑफ द सेल ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की सेल के अंदर जीन म्यूटेशन हो जाना वो उसका एग्जैक्ट कॉज है, लेकिन ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ये सब क्या करते हैं, उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, जीन म्यूटेशन को बढ़ा देते हैं। एबनॉर्मल जीन म्यूटेशन में एबनॉर्मलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। आगे लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। रिस्क फैक्टर्स। सर्विक्स कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ओके, तो पहला माय डियर स्टूडेंट्स, पहला फैक्टर अपना यहाँ पे रहेगा मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, राइट। सेक्सुअल पार्टनर्स मोर देन ज़्यादा होंगे सेक्सुअल पार्टनर्स, तो यहाँ पर सर्विक्स कैंसर की रिस्क रहती है। सेकंड है अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट। अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, एज नहीं आने पर भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देना कैंसर को बढ़ा देता है। अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके बाद अ वीकन्ड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का वीक होना। इसके बाद है स्मोकिंग, स्मोकिंग होने के कारण से भी सर्विक्स कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक्सपोजर टू द मिसकैरिएज प्रिवेंशन ड्रग, कुछ मिसकैरिज प्रिवेंशन ड्रग रहते हैं जैसे कि डीएथिनाइल एस्बेस्टोल, जो एबॉर्शन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, तो उन सारे ड्रग्स के भी जो मिसकैरेज हो जाता है तो उसके लिए भी, राइट, प्रेगनेंसी को सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो भी साइड इफ़ेक्ट से कैंसर डेवलप कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सर्विक्स कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के दो टाइप्स रहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनो कार्सिनोमा। क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट। आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वेमस सेल और एडिनो कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एक तरह से स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनने वाला कैंसर है, राइट। जबकि एडिनो कार्सिनोमा एडिनोइड सेल, जो ग्लैंड्यूलर सेल्स रहती हैं, जो कॉलम शेप्ड ग्लैंड्यूलर सेल्स रहती है, जिनके अंदर सिक्रीशन का, ग्लैंड्यूलर एजेंट का या ग्लैंडुलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गए, उनके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन तरह की सेल्स को हम एडिनो सेल्स कहते हैं। और एडिनो सेल्स के अंदर ट्यूमर होना एडिनो कार्सिनोमा, राइट। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना है आपको। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज रिलेटेड टू द बीइंग अ थीन फ्लैट सेल्स स्क्वेमस सेल लाइनिंग द आउटर पार्ट ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स के आउटर पार्ट में जो फ्लैट सेल्स रहती हैं वो स्क्वेमस सेल्स रहती है, और उनके बीच में थोड़े डीप में जो पाई जाने वाली सिक्रेटरी सेल्स जो रहती हैं उनको हम एडिनोइड सेल्स कहते हैं, जैसे कि म्यूकस सिक्रेट करने के लिए ग्लोबुलेट सेल, राइट। तो इस तरह से ये सेल्स पे डिपेंड करता है कि कैसे टाइप रहते हैं। तो दो टाइप्स देखे हमने, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोइड कार्सिनोमा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेजेस, कैसे स्टेजेस डेवलप होती हैं। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर के लिए स्टेज कैसी होती है? तो जिस तरह से कैंसर ग्रो करता रहेगा वैसे ये इसकी स्टेज या डिग्री बढ़ती जाती है। स्टेज 0 मतलब बहुत कम सीवियर, और स्टेज 4 मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कैंसर है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ कैंसर है। स्टेज 0 कब कहेंगे, राइट? अ कैंसर इज फाउंड ओनली इन द फर्स्ट लेयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की जो लाइनिंग है, राइट, सर्विक्स की लाइनिंग की सिर्फ फर्स्ट लेयर को यदि कैंसर अफेक्ट करता है, राइट, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेज 0 कहलाएगा। द ट्यूमर इज कॉल्ड कार्सिनोमा इन सिटू, राइट। इस तरह के ट्यूमर नॉन इन्वेजिव रहते हैं, इन्वेजन नहीं करते हैं, किसी सराउंडिंग स्ट्रक्चर में ये स्प्रेड नहीं होते, नॉट कंसिडर्ड टू बी अ इन्वेजिव कैंसर। ये इन्वेजिव कैंसर में काउंट नहीं होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा एक तरह से ऐसा ट्यूमर है जो स्प्रेड नहीं होता है, राइट, स्प्रेड नहीं होता है, इन्वेड नहीं होता है, सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करता है, वो जिस लेयर में है उसी लेयर के अंदर सीमित रहता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेज 0। लेकिन जब वो कैंसर यदि लंबे समय तक रहे और यदि वो स्प्रेड होने की कोशिश करे, राइट, यदि स्प्रेड हो जाए तो द कैंसर हैज़ स्प्रेड फ्रॉम सर्विक्स लाइनिंग इनटू द डीपर टिश्यू बट स्टिल जस्ट टर्न्ड इन द यूट्रस। मतलब कि वो, जैसे कि ये सर्विक्स है, राइट, डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। डायग्राम
समझने के लिए, ये सर्विक्स है और सर्विक्स में ये समझो आपकी यहाँ पे ये एक इनर लाइन है, सर्विक्स की इनर क्या है, लाइन है ब्लू कलर की। अब मैं कहूँ कि कैंसर यहाँ है, इस लेयर के अंदर कैंसर सीमित रहता है, तो ये 0 स्टेज का कैंसर कहलाता है। लेकिन ये कैंसर इसके पास वाली दूसरी लेयर के अंदर भी डीप होने की कोशिश करे, अंदर जाने की कोशिश करे दूसरी लेयर में, राइट, तो ये कहलाएगा स्टेज फर्स्ट कैंसर, राइट, स्टेज फर्स्ट कैंसर। पढ़ लेते हैं, यही चीज़ लिखी है इसमें, द कैंसर स्प्रेड, राइट, कैंसर स्प्रेड, the cancer had spread from cervix lining into the deeper tissue, right, लेकिन इट स्टिल जस्ट फाउंड इन द यूट्रस, लेकिन ये यूट्रस के अंदर ही रहता है, नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि सपोज ये क्या है, सपोज ये क्या है, ये सर्विक्स है और सर्विक्स के अंदर ये लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, राइट। यदि कैंसर यहाँ तक है तो स्टेज 0, यदि कैंसर इस लेयर को अफेक्ट कर रहा है, सेकंड नेक्स्ट इसके नीचे वाली जो लेयर है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन ये और ज़्यादा स्प्रेड होकर लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करता है। तो वही चीज़ हम स्टेज सेकंड के अंदर देखेंगे, राइट, वही चीज़ कहाँ देखेंगे हम, स्टेज सेकंड के अंदर देखेंगे। तो स्टेज सेकंड में किस तरह से लिखना है हमको, या जो लिखा है उसका क्या मीनिंग है, तो आइए देख लेते हैं। द कैंसर हैड स्प्रेड, कैंसर हैज़ स्प्रेड बियॉन्ड द सर्विक्स नियर बाय द एरिया सच एज द वेजाइना, ये वेजाइना तक फैला हुआ रहता है, नियर द सर्विक्स बट स्टिल इनसाइड द पेल्विक एरिया, लेकिन ये पेल्विक एरिया के अंदर रहता है, राइट। यदि सिर्फ यूट्रस के अंदर रहे तो स्टेज 1, पेल्विक एरिया के अंदर सिर्फ रहे तो ये स्टेज सेकंड में। स्प्रेड टू द लिम्फ नोड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये लिम्फ नोड और अदर पार्ट ऑफ बॉडी को स्प्रेड नहीं होता है, इट हैज़ नॉट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए इसको हमने सेकंड कैंसर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, द कैंसर हैज़ स्प्रेड आउटसाइड द सर्विक्स एंड वेजाइना डू नॉट लिम्फ नोड इन द, मतलब ये है कि सर्विक्स और वेजाइना, लेकिन डू नॉट लिम्फ नोड और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, सर्विक्स और वेजाइना दोनों को अफेक्ट कर ले लेकिन लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं करे, अदर पार्ट ऑफ बॉडी को अफेक्ट नहीं करे, तो वो स्टेज थर्ड है। और फोर्थ में क्या होता है, स्प्रेड टू द नियर ऑर्गन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यदि वो सर्विक्स से स्प्रेड होकर रेक्टम में भी स्प्रेड हो जाए, इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाए, एब्डोमिनल ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाए, तो वो सब फोर्थ स्टेज में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिम्टम्स। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स जो हैं, ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कैंसर के जो सिम्टम्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। मोर एडवांस्ड सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, राइट, बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर मेनोपॉज ब्लीडिंग होती है, वाटरी और ब्लड डिस्चार्ज हो सकते हैं, राइट, फाउल ऑर्डर आ सकती है, खराब बदबू आ सकती है, राइट, पेल्विक पेन हो सकता है और पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये सब कैंसर के साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में पेप टेस्ट और HPV DNA टेस्ट। पेप टेस्ट पॉपअप, ये थोड़ा सा आपका नेट की लैंग्वेज आ गई है, राइट। स्क्रीनिंग के अंदर पेप टेस्ट और HPV DNA टेस्ट। तो पेप टेस्ट क्या है, पेप टेस्ट में क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो स्क्रैप्स या ब्रश सेल्स फ्रॉम द सर्विक्स, डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्विक्स के लेयर से कुछ सेल्स को स्क्रैप करते हैं, निकालेंगे स्क्रैप करके, राइट, किसी ब्रश की माध्यम से कुछ सेल्स को निकालेंगे और उन सेल्स को क्या करेंगे, लैब के अंदर एबनॉर्मलिटी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यदि वो सेल्स एबनॉर्मल मिलती हैं या उनमें से कुछ सेल्स एबनॉर्मल मिलती हैं तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कैंसर की संभावनाएं हैं। इसी को अपन टेस्ट कहते हैं, पेप टेस्ट। और एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ रहता है, इस तरह का, राइट, थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहे हैं, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट रहता है और
ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके यहाँ पे स्क्रैप किया जाता है, तो वेजाइना की सर्विक्स की कुछ सेल है वो यहाँ पे लग जाती है। उन सेल्स को बाहर निकाल के, सैंपल्स को बाहर निकाल के बायोप्सी की जाती है या कैंसर के लिए टेस्टिंग की जाती है। एरीज स्पेचुला के नाम से ये जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम, राइट। आगे है HPV DNA टेस्ट। इसके अंदर DNA की टेस्टिंग की जाती है, राइट। जो सेल्स सर्विक्स से कलेक्टेड की गई हैं उन सेल्स का DNA टेस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट है पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में क्या होता है कि एक आप चिमटी भरना कह सकते हो, राइट। पंच बायोप्सी किसी टिश्यू की हल्की सी चिमटी भर के उसको खींचना, तो उसमें स्मॉल पार्ट ऑफ द जो टिश्यू है वो उस पंच के अंदर आ जाता है और उस टिश्यू का इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी में किया जाता है। एबनॉर्मलिटी पिंच किया जाता है, टिश्यू को पिंच करके उसका थोड़ा सा पीस निकाल लिया जाता है पिंच करके, तो उसे पंच बायोप्सी कहते हैं। एंडोसर्वाइकल क्यूरेटेज, जिसके अंदर स्पून शेप्ड एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको अपन क्यूरेटी बोलते हैं, ये DNC में भी काम आता है। थिन ब्रश भी रह सकता है जो कि सर्विक्स के अंदर के टिश्यू को क्यूरेट करेगा, उसको खींच के उस पे स्क्रब करके उस टिश्यू को बाहर निकालेगा और वो टिश्यू भी एग्जामिनेशन के लिए काम आते हैं। ये चीज़ इसके अंदर लिखी है, एंडोसर्वाइकल क्यूरेटेज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वायर लूप। इलेक्ट्रिकल वायर लूप लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायर जो रहता है उस वायर को यूज़ किया जाता है स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू को लेने के लिए। जनरली दिस डन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया इन द ऑफिस। ऑरिफिस जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसके अंदर जनरल लोकल एनेस्थीसिया डाला जाता है और एक पतला लो वोल्टेज इलेक्ट्रीफाइड वायर, राइट। लो वोल्टेज का जो इलेक्ट्रीफाइड वायर जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? अंदर से सर्विक्स के अंदर से कुछ सेल्स को बाहर निकालने के लिए, टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट है कॉन बायोप्सी, कोनाइजेशन भी कहते हैं इसको, विच प्रोसीजर अलाउ दैट योर डॉक्टर टू ऑब्टेन डीपर लेयर ऑफ द सर्विक्स फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। अ कॉन बायोप्सी मे बी डन इन हॉस्पिटल अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। और कॉन बायोप्सी के अंदर पेन ज़्यादा होता है इसलिए इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद ही कॉन बायोप्सी ली जाती है। तो ये सर क्या थे सारी चीज़ें, ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के नाम थे, राइट। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के नाम थे जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया है। यदि आपको मीनिंग समझ में नहीं आया है एक बार आराम से रीड करें इसको, राइट। ऑटोमेटिक इसके अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट के अंदर एक्सरे होता है, CT स्कैन होता है और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होता है। एक्सरे, CT स्कैन, MRI और PET पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और विजुअल एग्जामिनेशन भी होता है रेक्टम का। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर पिछली जो भी क्लासेस हैं, जो कैंसर की क्लासेस हैं, उनके अंदर हमने मैनेजमेंट को अच्छे से ही बार बार रिवाइज करके पढ़ लिया है। एक बार मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ कि किसी भी कैंसर के लिए ये कॉमन मेडिकल अप्रोचेज ये सब है, राइट। तो ये मैनेजमेंट यहाँ पर भी किया जाता है। पहला अपन लेते हैं रेडिएशन। तो यहाँ पर रेडिएशन जो है ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रेडिएशनल बीम पेशेंट पे इम्प्लांट किया जाए, राइट, मतलब कि फोकस किया जाए बाहर से। जो रेडियो एक्टिव जो मशीन्स रहते हैं उनके अंदर रेडियो एक्टिव एजेंट डाल के उनको एक्सेलरेट करके बाहर से रेडिएशन बीम जो है वो पेशेंट पे फोर्स किए जाते हैं, पॉइंट किए जाते हैं। तो रेडिएशन बाहर से बॉडी पर जाता है और कैंसर सेल्स को किल करता है, तो उसे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी या टेलीथेरेपी कहते हैं। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एजेंट जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो कैंसर वाले एरिया के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, जिसे हम ब्रेकीथेरेपी कहते हैं। तो टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आगे है सर्जरी। क्या क्या सर्जरीज होती हैं, तो यहाँ पे सर्जरी टू कट अवे द कैंसर ओनली, सर्जरी टू रिमूव द सर्विक्स जिसको अपन
ट्रैकिलेक्टॉमी कहते हैं। सर्विक्स को रिमूव करना क्या कहलाता है? ट्रैकिलेक्टॉमी कहलाता है। सर्जरी टू रिमूव द सर्विक्स एंड यूट्रस, जिसको अपन हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं, राइट। तो या तो कैंसर पोर्शन को रिमूव कर दो, जिसको अपन, ये फर्स्ट अप्रोच हो गई, या फिर सर्विक्स को रिमूव कर दो, तो ये सेकेंड अप्रोच हो गई। सर्विक्स और यूट्रस दोनों को रिमूव कर दिया तो ये थर्ड अप्रोच हो गई। जो चीज़ मैंने समझाई है वही चीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी इज अ ड्रग ट्रीटमेंट फोकस ऑन द स्पेसिफिक वीकनेस प्रेजेंट विद इन द कैंसर सेल्स। किसी कैंसर सेल के अंदर पर्टिकुलर कोई यदि वीकनेस हो, उस वीक पॉइंट पे अटैक किया जाता है टारगेट थेरेपी के अंदर। जैसे कि कैंसर सेल को किल करने के लिए पता चला कि ये उस तरह की कैंसर सेल है जिसका प्रोटीन कमज़ोर है, तो ऐसे ड्रग्स दिए जाएंगे कि उसका प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाए या उसका सेल वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो सेल्स की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कैंसर सेल की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीकनेस को ध्यान में रखकर उस फोकस पे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? टारगेटेड ड्रग्स ट्रीटमेंट्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक वीकनेस प्रेजेंट इन द कैंसर सेल। बाय ब्लॉकिंग दिस वीकनेस, टारगेट ड्रग्स ट्रीटमेंट कैन कॉज द कैंसर टू डाई, राइट। कैंसर सेल्स को डाई कर देते हैं, मार डालते हैं। टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी इज यूजुअली कंबाइंड विद द कीमोथेरेपी, और ये कीमोथेरेपी की मदद से होती है, क्योंकि मेनली तो इसके अंदर केमिकल रिलेटेड ड्रग्स ही इंजेक्ट किए जाते हैं। इट माइट बी एन ऑप्शन फॉर एन एडवांस सर्वाइकल कैंसर। जब कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तब भी ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यून थेरेपी के अंदर क्या होता है? पेशेंट के इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है, क्योंकि यदि पेशेंट का इम्यून सिस्टम यदि अच्छे से रहेगा तो वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को लंबे समय तक बॉडी में नहीं रखेगा, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से जो होने वाले कैंसर थे उन पर ये बच सकता है, उनसे बच सकता है या उनको ग्रोथ करने से रोक सकता है। तो यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी इज अ ड्रग ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम फाइट कैंसर। यदि पर्सन का इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वो कैंसर से फाइट भी कर सकता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जिसके अंतर्गत इम्यून डेवलपर्स एजेंट जो रहते हैं, जो इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को रीस्टोर करने का काम करते हैं, उस तरह के ड्रग्स यहाँ पे दिए जाते हैं। Patient's body disease fighting immune might not attack the cancer because cancer cell produces the protein that makes the undetectable by immune system cells। यहाँ पर ये चीज़ है कि जो ड्रग्स, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। योर बॉडीज डिजीज फाइटिंग इम्यून सिस्टम माइट not attack the cancer cell because cancer cell produce the protein that makes the undetectable immune system। का मतलब ये कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो पहले से प्रेजेंट इम्यून सिस्टम है वो कैंसर सेल के लिए कॉम्पिटिबल नहीं है, मतलब कैंसर सेल को वो किल नहीं कर सकता है, क्योंकि कैंसर सेल को एक तरह का इन्फेक्शन नहीं है, राइट। तो ऐसे कोई एंटीबॉडी नहीं रहते जो हमारी खुद की कैंसर सेल को किल कर सके, इसलिए स्पेशल ऐसे एजेंट डाले जाते हैं जो कि कैंसर सेल को किल कर सकते हैं। Immunotherapy works by interfering with the process, and cancer immunotherapy might not considered when cancer cell advance and other treatment are not working, right। यदि अच्छे दूसरे ट्रीटमेंट हम जो दे रहे हैं वो यदि अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो इम्यून थेरेपी का भी यहाँ पर देने से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होती है। आगे है सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर। सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि कैंसर होने के बाद यदि उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स रह जाते हैं जो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, जिसको अपन जड़ से नहीं निकाल सकते हैं, उस कारण से पेशेंट को लाइफ टाइम जो प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम जो सर्विसेज देते हैं उसे हम पैलिएटिव केयर देते हैं। मतलब कि कैंसर का कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है जिसमें कैंसर का परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है, राइट। तो परमानेंटली वो डिजीज़ नहीं क्योर नहीं हो सकती, या पेशेंट फ्री फ्रॉम द डिजीज़, फ्री फ्रॉम द कैंसर नहीं हो सकता है, तो उसके साइन एंड सिम्टम से पेशेंट को तकलीफ होती है। तो साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखना, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना, डाइट में और मेडिसिन में मॉडिफिकेशन करना और लंबे समय तक उसको बनाए रखना, पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कराना, ये सब पैलिएटिव केयर के उद्देश्य रहते हैं और यही इसका मीनिंग है।
पिछली क्लासेज में भी हमने इनको समझा है। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट द HPV इन्फेक्शन, HPV के विरोध में वैक्सीनेशन किया जाता है ताकि HPV इन्फेक्शन ना हो और कैंसर के चांसेस ना बढ़े। दूसरा है रूटीन पैप टेस्ट, रूटीनली पैप टेस्ट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम पैप टेस्ट किए जाते हैं। यदि कैंसर की संभावना है तो अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए तो उसे हम सर्जिकली सक्सेसफुली रिमूव कर सकते हैं, और यदि लेट स्टेज रहती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज रहती है तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता जाता है। आगे है प्रैक्टिस सेफ सेक्स। सेफ सेक्स के लिए प्रैक्टिस की जाती है, राइट। कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है कि जो हम बैरियर्स यूज़ करते हैं उन बैरियर्स के अंदर क्या होता है कि ब्लॉकेज आना, डिफेक्ट आना या उनका रप्चर हो जाना, फेल हो जाना, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान STD को स्प्रेड होने में और कैंसर रिलेटेड फैक्टर्स को बढ़ावा देते हैं कैंसर होने के लिए। नेक्स्ट है डोंट स्मोक। स्मोकिंग जो है वो कैंसर को बढ़ावा देती है, उसे भी स्टॉप करना है। आगे है ये नर्सिंग केयर प्लान, जैसा कि आपको एक टेबल पे दिख रहा है। अब मैंने एक साइट आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। ये साइट है जो आपके नर्सिंग केयर प्लान के लिए आपको हेल्प करेगी। और असाइनमेंट में आपको देता हूँ, राइट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर द पेशेंट विद सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट के लिए आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओ। अब आप कहोगे कि सर हम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाएं, बुक्स नहीं है हमारे पास। तो ये एक ऐसी साइट है जिसके अंदर आपको बने बनाए नर्सिंग केयर प्लान इस तरह से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, लेकिन आपको अपनी कॉपी के अंदर इन चीज़ों को नोट करना है और याद करना है, समझना है। कोई डाउट है तो मुझे कॉल करना है, लेकिन आपको एज ए असाइनमेंट नर्सिंग केयर प्लान किसका बनाना है, सर्विक्स कैंसर का, जो कि आपके फाइल में लगेगा। ओके, आई होप कि क्लास अच्छे से समझ में आई। यदि नहीं आई है 2-3 बार और देखें। कोई डाउट रहता है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। ऑल द बेस्ट। और अटेंडेंस के लिए आप क्या करेंगे, तुरंत मुझे रिप्लाई करें, राइट। और क्लास को अटेंड करने के बाद आप ग्रुप के अंदर प्रेजेंट लिखें, अपना नाम, टॉपिक और प्रेजेंट सर लिखें। 3 चीज़ें आपको लिखनी है, अपना नाम, टॉपिक और प्रेजेंट सर। ऑल द बेस्ट।